मीडिया में उनके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन जबरदस्ती रह जाते हैं 10 साल तक यहाँ, और वो भी लगातार। मनीष वर्मा वही पटना के डीएम हैं जो पटना के एक आलीशान होटल में अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे होते हैं जब पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मचती है, जिसमें 33 लोग मारे जाते हैं और कई घायल होते हैं। तब ये धीरे धीरे नवीन पटनायक के भी काफी करीबी हो चुके थे। पानी, बाढ़ और जल नल के साथ इनका बड़ा अतरंगी संबंध था। लेकिन मनीष वर्मा को एक बार में ही 5 साल का बिहार का डेपुटेशन कैसे मिल गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। केंद्र की सरकार भी एक्सटेंशन देते चली गई, ये भी सबसे बड़ा आश्चर्य है कि कैसे मोदी सरकार इनको एक्सटेंशन देते चली गई। इसी मनीष वर्मा के कारण तो भाजपा पूर्णिया सीट हार गई थी 2014 के चुनाव में। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें मोदी जी भाषण दे रहे थे, तब यही मनीष वर्मा पटना के डीएम हुआ करते थे। इन दोनों घटनाओं के बाद ये मीडिया में खूब खबर चली थी कि मनीष वर्मा को वापस उड़ीसा भेजा जा सकता है। क्यों भेजे थे? क्योंकि उनके ऊपर टूनाजी पांडे से 10 करोड़ रुपए का घूस लेने का आरोप लग गया। यही है नीतीश कुमार के काम करने का स्टाइल। पहले भी नीतीश कुमार के पास कई कुर्मी आईएएस अधिकारी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। खास करके तब जब ललन सिंह का पार्टी के ऊपर पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से पकड़ कमजोर पड़ता जा रहा है। किसने लॉबी किया था इनको बिहार रोकने के लिए? मनीष वर्मा भी नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने के लिए कन्विंस करने का प्रयास करेंगे, लेकिन दाल में कुछ काला तो जरूर नजर आ रहा है। अब फिर से संजय झा और मनीष वर्मा एक साथ जेडीयू में मजबूत हो रहे हैं और दोनों के दोनों बीजेपी के करीब हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष कुमार वर्मा जेडीयू ज्वाइन कर चुके हैं, और जब से ये खबर फैली है कि वो जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, तो कल से ही मीडिया में उनके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही है। कोई कह रहा है कि ये नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, कोई इसके पहले भी अफवाह चला था पिछले महीने कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, कोई इनका आरसीपी सिंह के साथ कंपेयर कर रहा है, कोई कुछ, हर तरह की अफवाहें चल रही हैं इनके बारे में। और इनके बारे में जानकारियां भी जो शेयर किया जा रहा है उसमें भी बहुत सारे त्रुटियां हैं। तो हमने सोचा कि आज न्यूज हंटर पे इस लंबा वीडियो में थोड़ा सा आपको पूरा डिटेल में मनीष कुमार वर्मा के पूरे इतिहास से लेकर के भूगोल, गणित, केमिस्ट्री, सब कुछ आपको बता देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद संभवतः आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये वीडियो लंबा होगा। तो शुरू करते हैं यहीं से कि मनीष कुमार वर्मा आरसीपी सिंह के बाद नीतीश कुमार के सबसे करीबी आईएएस अधिकारियों में से एक है। संभवतः यही कारण है कि 29-30 जून को 2024 को जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी दिल्ली में, तब मनीष कुमार वर्मा के जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अफवाह भी मीडिया में बड़ी तेजी से फैला था। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी, जो 2024 में अभी खत्म हुआ है, उसमें मनीष कुमार वर्मा का पूरा बिहार में घूम घूम करके जेडीयू के लिए प्रचार करना और फिर भाषण देना, ये सब उनके एक्टिविटी में शामिल था, जिसके कारण ये सब अफवाहें फैल रही थी। इन सब अफवाहों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि आखिर ये हैं कौन मनीष कुमार वर्मा? ये वो अधिकारी हैं जिन्हें मोदी सरकार के द्वारा पूर्णिया में सिर्फ इसलिए ट्रांसफर पूर्णिया से कर दिया जाता है क्योंकि ये 2014 के लोकसभा चुनाव में खुलेआम जेडीयू के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को वहां से चुनाव जितवाने के लिए मदद करते हैं एक तरफा होकर के, क्योंकि वहां पे वो डीएम थे वहां उस समय। ध्यान रखिएगा, उस 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा को छोड़ करके पूर्णिया लोकसभा ही एकमात्र सीट था जहां पे जेडीयू को जीत मिली थी। यही 2 सीटों पे मिली थी, और वो भी नालंदा से अधिक वोटों के अंतर से पूर्णिया में जेडीयू को जीत मिली थी। नालंदा में तो 10,000 वोट से भी जीत नहीं मिला था, और पूर्णिया में 1 लाख से ऊपर वोटों से जीत मिला था जेडीयू को। ये वही आईएएस अधिकारी हैं जो डेपुटेशन पर बिहार आते हैं 5 साल के लिए, लेकिन जबरदस्ती रह जाते हैं 10 साल तक यहाँ, और वो भी लगातार। 10 साल के बाद जब उन्हें जाने का बारी आता है, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है, तो वो वापस नहीं जाते हैं, बल्कि वो अपने आईएएस की नौकरी ही छोड़ देते हैं। मनीष वर्मा वही पटना के डीएम हैं जो पटना के एक आलीशान होटल में अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे होते हैं जब पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मचती है, जिसमें 33 लोग मारे जाते हैं और कई घायल होते हैं। लेकिन चूंकि ये नालंदा के हैं, ऊपर से कुर्मी है, और सबसे बड़ी बात कि ये नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ चुके हैं। पर इन सबके परे इनकी एक सच्चाई ये भी है कि ये जब उड़ीसा में नौकरी कर रहे थे, तब ये धीरे धीरे नवीन पटनायक के भी काफी करीबी हो चुके थे। तो अगर नीतीश कुमार बिहार के सीएम के करीबी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये उड़ीसा में भी जब थे तो सीएम के करीबी धीरे धीरे होते जा रहे थे। उड़ीसा के इनके सर्विस पीरियड के दौरान नवीन पटनायक के साथ साथ
पानी, बाढ़ और जल नल के साथ इनका बड़ा अतरंगी संबंध था। संभवतः जल नल और जल जीवन के साथ इसी अतरंगी संबंध ने नीतीश कुमार को, मनीष वर्मा को बिहार लाने के लिए प्रेरित किया था। पूरी कहानी बताएंगे आज मनीष वर्मा की, लेकिन आपको बने रहना होगा इस थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा लंबा, लेकिन पूरी कहानी वाले इस वीडियो में, क्योंकि कहानी पूरी है तो आपको थोड़ा लंबा तो लगेगा। मनीष कुमार वर्मा का टाइमलाइन शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि मनीष कुमार वर्मा और आरसीपी सिंह के बीच जो असमानता और समानता के साथ साथ जो खेल खेला जा रहा है वो क्यों खेला जा रहा है, ये इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि इसी सवाल में सबका जवाब छिपा हुआ है कि मनीष वर्मा को आगे क्या जिम्मेदारी मिल सकती है जेडीयू में। दोनों के बीच असमानता और समानता को पहले देख लेते हैं। जैसे आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीबी थे, वैसे ही मनीष वर्मा भी नीतीश कुमार के करीबी है। जैसे आरसीपी सिंह कुर्मी थे, वैसे ही मनीष वर्मा भी कुर्मी है। जैसे आरपीसी सिंह आईएएस अधिकारी थे, वैसे ही मनीष वर्मा भी आईएएस अधिकारी है। जैसे आरसीपी सिंह बिहार के बाहर के कैडर के अधिकारी थे, यूपी के कैडर के अधिकारी थे, वैसे ही मनीष वर्मा भी बिहार के बाहर के आईएएस अधिकारी हैं। आरसीपी सिंह जो थे वो यूपी के कैडर के अधिकारी थे और मनीष वर्मा उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी थे। आरसीपी सिंह भी नालंदा के थे और मनीष वर्मा भी नालंदा के ही हैं। दोनों का गृह जिला नालंदा ही है, लेकिन दोनों में कई अंतर भी है और उस अंतर को भी आपको समझना चाहिए। अंतर ये है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ तब से काम कर रहे थे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी नहीं थे। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, वो उनके साथ तब से जुड़े हुए थे जब नीतीश कुमार मंत्री तक नहीं बने थे, केंद्र सरकार में जब बनते हैं वाजपेयी जी के टाइम पे। जबकि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के संपर्क में तब आए जब आरसीपी सिंह जेडीयू में शामिल हो भी चुके थे और राज्यसभा का मेंबर बन चुके थे जेडीयू की तरफ से। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से तब पहली बार मिले थे जब बेनी प्रसाद वर्मा 1996 में भारत सरकार के मंत्री बने थे और उन्होंने ही इनको मिलवाया था। आरसीपी सिंह उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री बने तब आरसीपी सिंह उनके स्पेशल सेक्रेटरी बन गए नीतीश कुमार के। जब नीतीश कुमार पहली बार नवंबर 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तब आरसीपी सिंह उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए। 5 साल तक मुख्यमंत्री को अपना सर्विस देने के बाद आरसीपी सिंह दिसंबर 2010 में जेडीयू ज्वाइन कर लेते हैं और उसके पहले वो अपनी नौकरी से छुट्टी ले लेते हैं, वीआरएस जिसे कहते हैं। जेडीयू की सदस्यता लेते हैं और जेडीयू की सदस्यता लेने के 1 महीने के भीतर उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। लेकिन मनीष वर्मा नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद तक जेडीयू की सदस्यता तक नहीं लेते हैं। 3 साल 21 में वो नौकरी छोड़ चुके हैं और 24 में अब जाकर के सदस्यता ले रहे हैं। अब मनीष वर्मा जेडीयू की सदस्यता ले रहे हैं तो न तो राज्यसभा में कोई सीट खाली है और न ही विधान परिषद में कोई सीट खाली है, क्योंकि विधान परिषद का जो एक सीट खाली था वो भी भगवान सिंह कुशवाहा के हाथ में जा चुका है, तो वो अब संभव है नहीं। अब बस सीट बचा है जेडीयू के अंदर एक ही, प्रदेश अध्यक्ष का, क्योंकि उमेश कुशवाहा का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। उन्हें कहीं भी रिप्लेस किया जा सकता है अगर एक योग्य कैंडिडेट उनको रिप्लेस करने के लिए मिल जाए तो। क्या ये सिर्फ संयोग है कि जिस साल 2021 में आरसीपी सिंह जेडीयू के किनारे किए जाते हैं उसी साल मनीष वर्मा नौकरी छोड़ करके वीआरएस लेकर के नीतीश कुमार के अतिरिक्त परामर्शी नियुक्त किए जाते हैं और उसके साथ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य भी उन्हें बना दिया जाता है नौकरी छोड़ने के बाद। और बिहार में सबसे बड़ा आपदा होता है बाढ़। तो बाढ़ और पानी का मनीष वर्मा के साथ पुराना रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते को समझने के लिए हमें मनीष वर्मा के पूरे सर्विस जीवन का टाइमलाइन समझना होगा, खास करके जब ये उड़ीसा में थे, क्योंकि उड़ीसा में इनका पानी के साथ, बाढ़ के साथ बहुत गहरा रिश्ता रहता है जब ये वहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे थे एक आईएएस के रूप में। मनीष वर्मा पटना कॉलेज से पढ़ाई किए, फिर आईआईटी दिल्ली चले गए। वहाँ से 1996 में, जैसा कि उन्होंने बताया भी है, 96 में वो आईआईटी करते हैं, फिर 2000 में वो आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। बिहार में उस समय जंगल राज था, तो हंसी खुशी से बिहार की जगह वो उड़ीसा कैडर ले लिए, वहाँ नौकरी करने के लिए चले गए। बिहार की जगह उन्होंने उड़ीसा कैडर, संभवतः और भी कोई कारण हो सकता है जिसके कारण उन्होंने चुना हो। उन्हें क्या पता था कि 5 साल के भीतर ही उन्हीं के गृह जिला के, उन्हीं के जाति के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के। नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री बने बिहार के कि तब से लेकर के आज तक हटे ही नहीं है। एक आध अगर छिटपुट हटा दे करके जीतन राम मांझी का, तो
मनीष कुमार उड़ीसा में रहते हुए बिहार आना चाहते थे, लेकिन नियम के अनुसार कोई भी आईएएस अधिकारी अपने कैडर स्टेट में बिना 9 साल सेवा दिए, बगैर 9 साल सेवा दिए किसी भी दूसरे राज्य में डेपुटेशन पे नहीं जा सकता। इसलिए मनीष वर्मा को कम से कम पहले 9 साल तो उड़ीसा में सेवा देना ही था, उसके बाद ही कहीं वो जा सकते थे। साल 2000 में आईएएस बनने के बाद 2 साल उनका ट्रेनिंग चलता है, साल भर से ऊपर ट्रेनिंग चल जाता है। 2002 से उनका शुरू होता है सर्विस पीरियड। 2002 से अगले 9 साल तक बिना कोई छुट्टी लिए हुए, बिना कोई डेपुटेशन लिए हुए वो लगातार उड़ीसा में नौकरी करते रहते हैं। और इस बीच 2008 में मात्र 1.5 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए वो जाते हैं। और वो ट्रेनिंग के लिए इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उस ट्रेनिंग में सभी 1999 के बैच को जितने भी आईएएस अधिकारी तो वो सबको जाना मैंडेटरी था, इसलिए वो गए भी, वरना क्या पता उसमें भी नहीं जाते। इसके अलावा उन्होंने ना कोई छुट्टी लिया और न ही कहीं पे कभी कोई विदेशी दौरे पे गए। विदेशी यात्रा क्यों ही जाएंगे, यात्रा तो उन्हें करना था बिहार का, और वो भी नीतीश कुमार के साथ यात्रा करना था। जैसे ही उड़ीसा में 9 साल इनका पूरा हुआ, 2 में स्टार्ट किया, 9 साल 11 यानी कि 2011 में इनका पूरा हुआ, तो मनीष वर्मा डेपुटेशन पर बिहार आने के लिए तुरंत अर्जी दे डाले। हर साल राज्य सरकार उन आईएएस अधिकारियों की लिस्ट भारत सरकार को सौंपती है जो आईएएस अधिकारी केंद्र सरकार या फिर किसी अन्य राज्य की सरकार के साथ डेपुटेशन पर जाकर के काम करना चाहते हैं। 2011 में इन्होंने अर्जी दिया अंत में, और मार्च 2012 में मनीष वर्मा की अर्जी एक्सेप्ट हो गई और मार्च 2012 में ये बिहार आ जाते हैं पहली बार। लेकिन बिहार पहुंचने से पहले मनीष वर्मा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के काफी करीबी हो चुके थे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। मनीष वर्मा नवीन पटनायक के करीब आने के बाद अक्सर जल प्रबंधन विभाग में ही नौकरी करते रहे। जल से संबंधित कोई विभाग में नौकरी करते हैं या फिर उन जिलों में ये नौकरी करने के लिए गए थे, डीएम बने थे, जहां पे पानी की विशेष समस्या हुआ करती थी। जल प्रबंधन विभाग नवीन पटनायक तब से अपने पास, पर्सनली अपने पास मुख्यमंत्री रहते हुए रख रहे थे जब से वो पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री उड़ीसा के बने थे। इसलिए कोई ऑफिसर अगर उड़ीसा में जल प्रबंधन विभाग में उनका नौकरी होता है, वो जाता है, तो उसका मतलब है कि वो नवीन पटनायक के काफी करीबी है या नवीन पटनायक उसको पर्सनली पसंद करते हैं। जल प्रबंधन विभाग नवीन पटनायक अपने पास इसलिए भी रखते थे क्योंकि उड़ीसा में पीने का पानी से लेकर के बाढ़ की तक की समस्या होती है। हर तरह का पानी का समस्या सबसे ज्यादा उड़ीसा में आपको मिलेगा, खास करके पीने का पानी। शुद्ध पीने का पानी का समस्या पूरे उड़ीसा में है। इसलिए नवीन पटनायक हमेशा जल प्रबंधन विभाग अपने पास ही रखते हैं और लगातार 24 साल तक उड़ीसा का सीएम रहते हुए वो 2000 से लेकर 2024 तक अपने पास ही रखे ये विभाग। मनीष वर्मा 2002 में जब अपनी शुरू किए नौकरी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद, तो सबसे पहले वो कालाहांडी गए। उस जिले में वहां पे वो एसडीओ रहे, फिर 1 महीने के भीतर वो गुनुपुर चले गए, वहां से फिर वहां एसडीएम रहे, फिर वहां से फिर 1 महीने के भीतर वो रायगढ़ चले गए, वहां पे भी एसडीएम रहे। फिर उसी महीने वो 6 महीने में चौथा ट्रांसफर लेकर के बालनगिरी चले गए। बालनगिरी में वो एसडीओ बने। वहां उन्होंने लगभग 1 साल का अपना सर्विस बिताया और पहली बार वो पूरे उड़ीसा में अपनी सर्विस के दौरान कहीं पे टिके थे। फिर दिसंबर, और इन सभी जिलों में पानी की समस्या है। फिर दिसंबर 2003 में गंजम जिला जाते हैं और वहां पर पहले वो ब्रह्मपुर में रहते हैं, ब्रह्मपुर ब्लॉक में, वहां के एसडीओ रहते हैं, और फिर उसके बाद गंजम ब्लॉक में चले जाते हैं। गंजम ब्लॉक में वो 1 साल से ऊपर रहते हैं और वहां के वो डीएम कह लीजिए या डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भी काम करते हैं वहां पे। फिर वहां से वो मलकानगिरी जाते हैं और मलकानगिरी वो डीएम के रूप में जाते हैं। पहली बार जनवरी 2005 में उनका वहां पे ट्रांसफर होता है और यहाँ पे डीएम के रूप में वो लगातार 3.5 साल टिक जाते हैं। अब तक उनको उड़ीसा में मन लगना शुरू हो गया था, उड़ीसा में सही ढंग से काम करने लगे थे। उड़ीसा के जितने भी जिले में मनीष वर्मा गए अपनी सेवा दे रहे थे, उसमें एक कॉमन प्रॉब्लम था, पानी की समस्या। पीने का पानी गर्मी में सूख जाता था और बरसात का पानी इतना गंदा हो जाता था कि पीने के लायक नहीं रहता था। खेतों का भी वही हाल था, बरसात में खेत बाढ़ के कारण डूब जाते थे और गर्मी में घास उगने लायक भी वहां पे पानी नहीं बचता था। तो आदमी से लेकर के जानवर तक को इस क्षेत्र में समस्या होती थी और ये सब ज्यादातर आदिवासी जिला माने जाते थे, जहां पे 80% तक आबादी सिर्फ आदिवासियों और दलितों की थी। इन जिलों में खास करके जहां पे वो डीएम थे,
मलकानगिरी, वहाँ पे 80% आबादी सिर्फ SC और ST की थी। इन जिलों में पानी की समस्या का एक बड़ा कारण ये भी था कि जहाँ आदिवासी होती है वहाँ पे जंगल होते हैं, और जहाँ जंगल होती है वहाँ पे जंगल को काटा जाता है और बड़े स्तर पर माइनिंग होती है। लेकिन उसे कौन रोक सकता है? ना माइनिंग को कोई रोक सकता है, ना जंगल काटने को कोई रोक सकता है। सभी परिस्थितियों में मनीष वर्मा किसी तरह से पानी की समस्या पर थोड़ा बहुत बेहतर काम इन जिलों में करने लगे और सफल भी हो गए। बांध और तालाब के सहारे ये अच्छा खासा उसमें काम किए, और सबसे बड़ा चीज ये हुआ कि नलके का पानी ये पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिए उड़ीसा में धीरे धीरे, और उसमें थोड़ा बहुत सफल भी हुए। 2007 में उड़ीसा सरकार नई वाटर पॉलिसी लाई, और 2008 में मनीष वर्मा को उड़ीसा की राजधानी बुला लिया गया नवीन पटनायक के द्वारा। ज्वाइंट सचिव बना करके पहुंच गए राजधानी, और 3 महीने के भीतर उन्हें जल संसाधन विभाग में भेज दिया गया विशेष कार्य योजना बनाने के लिए, क्योंकि नवीन पटनायक आइडेंटिफाई कर लिए थे संभवतः इनको। अगले 2 साल तक मनीष वर्मा जल संसाधन विभाग में लगातार रहते हैं, पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं, पूरा जो वाटर पॉलिसी है उड़ीसा सरकार का। और फिर जुलाई 2009 में उन्हें बालेश्वर या बालेश्वर जिला कह लीजिए, दोनों वहाँ के DC, DM और साथ साथ में डिप्टी सेक्रेटरी बना करके इनको भेजा जाता है। ये वही बालेश्वर या बालासोर जिला है जहाँ पानी की समस्या पूरे उड़ीसा में सबसे ज्यादा होती है। संभवतः यही कारण था कि इन्हें वहां पे भेजा गया था। 1999 में जब भारत सरकार ने पूरे देश के लिए 67 जिलों को चिन्हित किया था, जिसमें उड़ीसा के 3 जिले थे, और ये वो जिले थे जहां पे पानी की पूरे देश में सबसे ज्यादा समस्या थी। तो उड़ीसा के इस 67 में से 3 जिले जो थे, उसमें से एक गंजम था जहां पे ये पहले काम कर चुके थे, और उसके बाद फिर दूसरा था बालासोर और तीसरा था सुंदरगढ़। और उड़ीसा के इन 3 जिलों में से गंजम में मनीष वर्मा वाटर पॉलिसी के ऊपर काम पहले ही कर चुके थे, वहीं से फिर वो आते हैं राजधानी, और बालासोर में पॉलिसी बनाने के लिए इनको भेजा जाता है फिर दोबारा 2009 में DM, DC और डिप्टी सेक्रेटरी बना करके। 1.5 साल बालासोर का DM रहने के बाद मनीष वर्मा को फिर से उड़ीसा की राजधानी बुला लिया गया नवीन पटनायक के साथ काम करने के लिए करीबी रूप से। फिर से वही जल संसाधन विभाग इनको दिया गया, वही विभाग जिसे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शुरू से ही लगातार 24 साल तक, जब तक मुख्यमंत्री रहे, 2000 से लेकर के 2024 तक अपने पास रखे हुए थे। इसी से आप अंदाजा लगाइए नवीन पटनायक के कितने करीबी थे मनीष वर्मा। इस जल संसाधन विभाग में मनीष वर्मा तब तक बने रहे जब तक वो उड़ीसा में रहे, कभी नहीं इनको भेजा गया। ये उस विभाग को तभी छोड़ते हैं जब वो उड़ीसा को छोड़ करके बिहार आते हैं। एक और बात जो इनके उड़ीसा सर्विस के दौरान देखने को मिलता है कि ये उड़ीसा के जिस जिले में मनीष वर्मा नौकरी करने गए थे, वहां पर SC और ST की आबादी अच्छी खासी हुआ करती थी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, आखिरी जिला जहां पे DM थे वहां पे 80% SC ST की आबादी थी। और संभवतः यही कारण है कि जब उड़ीसा छोड़ करके मनीष वर्मा 5 साल के डेपुटेशन पर बिहार आते हैं, तो बिहार सरकार ने इनको सबसे पहला जो नौकरी दिया था वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर ही बनाया था इनको। लेकिन पानी से संबंधित कोई, ये भी एक बड़ा गुत्थी है कि पानी से संबंधित कोई इनको डिपार्टमेंट कभी नहीं दिया बिहार सरकार ने। मार्च 2012 में मनीष वर्मा 5 साल के लिए डेपुटेशन पर बिहार आ गए। बिहार में रहते हुए इन्होंने ज्यादातर समय पटना में ही गुजारा, पटना से बाहर कम ही समय गुजारा। थोड़ा समय के लिए ये पूर्णिया गए थे, और वो भी मुख्यमंत्री के सचिव पद तक पहुंचे। 2016 में सचिव बन चुके थे मुख्यमंत्री के। किसी भी IAS अधिकारी का अपने कैडर राज्य से केंद्र सरकार में डेपुटेशन पर जाना बहुत आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में डेपुटेशन पर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, और ये तब होता है जब वो IAS अधिकारी कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्तिगत रीजन दे रहा हो कि उसे क्यों जाना है उस राज्य में, चाहे फिर वो अपने घर का, परिवार का, बीमारी का, कुछ भी अपना, लेकिन स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ता है व्यक्तिगत रूप से। केंद्र सरकार में जाना है तो बड़ा रीजन कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब मनीष वर्मा ने क्या व्यक्तिगत कारण दिया था ये तो हमें नहीं पता है, वो वही बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर हमें पता है कि एक IAS अधिकारी अपने पूरे जीवन में 5 साल से ज्यादा समय के लिए किसी दूसरे राज्य में या कहीं पे भी डेपुटेशन पे नहीं जा सकता अपना कैडर स्टेट को छोड़ करके। और नॉर्मली तो ये ऐसा होता है कि 3 साल ही नॉर्मली लोग बाहर जाते हैं किसी दूसरे स्टेट में डेपुटेशन पे, 5 साल लगातार कोई नहीं जाता है। लेकिन मनीष वर्मा को एक बार में ही 5 साल का बिहार का डेपुटेशन कैसे मिल गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पता नहीं कैसे मिला, पता नहीं नीतीश कुमार ने कितना एड़ी चोटी एक किया होगा इनके लिए, इनको बिहार में रखने के लिए 5 साल तक लगातार, हमें समझ नहीं आता है। क्योंकि उस समय तो केंद्र में UPA की सरकार थी
और नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे। एनडीए की सरकार उस समय नहीं थी जिस समय मनीष वर्मा आते हैं बिहार डेपुटेशन पे 5 साल के लिए। 5 साल के डेपुटेशन के खत्म होने के बाद भी कोई भी आईएएस अधिकारी 5 और साल के लिए एक्सटेंशन ले सकता है, लेकिन वो बहुत ही विशेष परिस्थिति में हो सकता है। और उस परिस्थिति को देने के बाद भी केंद्र सरकार चाहे तो वो मना भी कर सकती है। फाइनल अथॉरिटी वो एक्सटेंशन देने का केंद्र सरकार ही होता है। मतलब मैक्सिमम कोई भी अधिकारी अपने पूरे जीवन में मैक्सिमम हर कीमत पर 10 साल का एक्सटेंशन ले सकता है। 10 साल से ज्यादा तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। पहला 5 साल डेपुटेशन खत्म होने के बाद मनीष वर्मा के लिए नीतीश कुमार 1-1 साल का 5 बार एक्सटेंशन लिए हैं। और दूसरी तरफ नवीन पटनायक एक्सटेंशन देते गए और केंद्र की सरकार भी एक्सटेंशन देते चली गई। ये भी सबसे बड़ा आश्चर्य है कि कैसे मोदी सरकार इनको एक्सटेंशन देते चली गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि मनीष वर्मा को डेपुटेशन खत्म होने के बाद भी 5 साल का एक्सटेंशन कैसे मिल गया, जबकि सबको पता है कि 2013 के बाद से ही नीतीश कुमार घोर विरोधी हो गए थे आपके नरेंद्र मोदी के, एनडीए के से बाहर भी हो चुके थे। तो एनडीए से बाहर होने के बावजूद कैसे मनीष वर्मा को एक्सटेंशन मिल गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि ये वही आईएएस मनीष वर्मा वही अधिकारी हैं जिनके खिलाफ 2014 के चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शिकायत किया था कि उन्होंने पूर्णिया का डीएम रहते हुए जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को जीतने के लिए चुनाव में हर संभव धांधली किया था, उनको मदद किया था। और भाजपा कार्यकर्ताओं के उस शिकायत के आधार पर ही चुनाव आयोग ने मनीष वर्मा का ट्रांसफर भी किया था। और वो ट्रांसफर जब उनको किया था तो वो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद मनीष वर्मा को कैसे एक्सटेंशन मिल सकता है? इसी मनीष वर्मा के कारण तो भाजपा पूर्णिया सीट हार गई थी 2014 के चुनाव में, वरना जेडीयू तो वो भी सीट हार जाती। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने मनीष वर्मा को एक्सटेंशन देते गई, 1 नहीं 5 साल तक लगातार देते गई। कैसे? किस्मत बाबू भैया, किस्मत। मनीष वर्मा का बिहार में एक्सटेंशन 2017 के मार्च में खत्म हो रहा था, क्योंकि उन्होंने 12 मार्च में लिया था तो 5 साल का एक बार ही ले लिया था। तो 17 से पहले केंद्र सरकार चाह के भी नहीं हटा सकती थी। मार्च 2017 में इनका एक्सटेंशन खत्म हो रहा था और मार्च में बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। लेकिन जुलाई में महागठबंधन की सरकार खत्म होने वाली थी बिहार में और नीतीश कुमार एनडीए में जाने वाले थे और चले भी गए। इसलिए जब जुलाई में एनडीए में गए तो इनका एक्सटेंशन फिर से बढ़ गया। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने चालाकी से काम लिया था। चालाकी ये किया मोदी सरकार ने क्योंकि उन्हें पता था, मोदी सरकार को, एनडीए को, बीजेपी को पता था कि नीतीश कुमार अब बार बार पलटी मारने लगे हैं। कभी भी पलटी मार सकते हैं, कभी भी फिर से महागठबंधन में जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने मनीष वर्मा को 5 साल का फिर से एक्सटेंशन एक साथ नहीं दिया, बल्कि सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन दिया। मैसेज साफ था, नीतीश कुमार जब तक एनडीए में बने रहेंगे तब तक मनीष वर्मा को हर साल 1-1 साल कर करके डेपुटेशन का एक्सटेंशन मिलता रहेगा और वो बिहार में बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और फिर से महागठबंधन में जाने का प्रयास करेंगे, मनीष वर्मा का एक्सटेंशन खत्म कर दिया जाएगा और उन्हें फिर वापस उड़ीसा जाना पड़ेगा। लेकिन ये नौबत आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि नीतीश कुमार अगले 5 साल तक 2017 से लेकर 2022 तक लगातार 5 साल तक एनडीए में ही बने रहते हैं, वो महागठबंधन में नहीं जाते हैं और मनीष वर्मा को एक्सटेंशन मिलता रहता है। लेकिन 5 साल के बाद तो मनीष वर्मा को एक्सटेंशन किसी कीमत पर नहीं मिल सकता था, क्योंकि 5 साल वो डेपुटेशन ले चुके थे, 5 साल एक्सटेंशन हो गया, 10 साल के अलावा किसी भी कीमत पर उनको और बिहार में रहने नहीं दिया जाता, क्योंकि नियम के अनुसार किसी भी आईएएस अधिकारी को 10 साल से अधिक डेपुटेशन किसी भी कीमत पर कहीं पे भी नहीं किया जा सकता है, किसी भी राज्य में, चाहे केंद्र सरकार ही क्यों ना हो, कहीं पे नहीं किया जा सकता। उनको होम स्टेट, जो उनका कैडर स्टेट है, वहां पे आना ही पड़ेगा। मतलब 2021 में किसी भी कीमत पर मनीष वर्मा को वापस उड़ीसा जाना था। 2012 मार्च में आए थे, 2012 से लेकर के 22 मार्च तक उनको जाना था, तो वापस कभी नहीं आना था, यानी कि वो हमेशा उड़ीसा में ही रहते। अगर आईएएस बने रहना था तो, अगर आईएएस को छोड़ देना है नौकरी तो अलग बात है। लेकिन मनीष वर्मा ने फैसला लिया कि वो आईएएस की नौकरी छोड़ देंगे बिहार में रहने के लिए, नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए, और उन्होंने नौकरी छोड़ दिया 2021 में। मनीष वर्मा 2021 में नौकरी वीआरएस लेकर के नीतीश कुमार के साथ काम करने लगे। हालांकि वो अभी पार्टी की सदस्यता नहीं लिए थे, 2021 में नहीं लिए थे, इसीलिए तो 2024 में सदस्यता लेने की जरूरत पड़ी है उन्हें।
लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 साल जब वो बिहार में रहे, एक 5 साल एक्सटेंशन, 5 साल डेपुटेशन, तब वो उनके पूरे डेपुटेशन के कार्यकाल के दौरान उनका जो जीवन था यहाँ का, वो कठिनाई उसमें नहीं आया था। 2014 में तो नीतीश कुमार उन्हें वापस उड़ीसा भेजने का पूरा मन बना चुके थे, क्योंकि पटना के डीएम रहते हुए वो कई बार फेल हो चुके थे। साल 2014 में जब पटना के गांधी मैदान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मोदी जी भाषण दे रहे थे, तब यही मनीष वर्मा पटना के डीएम हुआ करते थे और उसके साथ साथ अंडर सेक्रेटरी भी थे उस समय। और इस घटना के बाद पटना प्रशासन का बहुत किरकिरी हुआ था, पूरे देश में किरकिरी हुआ था, तो इनको वापस भेजने का प्लान था। और यही इतना ही नहीं, इस घटना के 3 महीने के भीतर जब दशहरा आया तो पटना के गांधी मैदान में जब रावण वध के दौरान भगदड़ मची और उस भगदड़ में 33 लोगों की जान चली गई थी, तब ये आईएएस मनीष वर्मा जो उस समय पटना के डीएम थे, उस समय पे एक पटना के आलीशान होटल में अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे थे। इन दोनों घटनाओं के बाद ये मीडिया में खूब खबर चली थी कि मनीष वर्मा को वापस उड़ीसा भेजा जा सकता है, क्योंकि ये उस तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जब रावण दहन हो रहा है तब अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे थे आलीशान होटल में। तो इस तरह की सारी मीडिया खबरें बाहर हो चुकी थी। इससे पहले कोई नया नहीं था किसी को वापस भेजना नीतीश कुमार के लिए, डेपुटेशन पे आए हुए ऑफिसर को। इससे पहले जम्मू कश्मीर में डेपुटेशन से वहां से आए हुए बिहार आए हुए सारण के डीआईजी आलोक कुमार को भी नीतीश कुमार वापस जम्मू और कश्मीर भेज दिए थे। क्यों भेजे थे? क्योंकि उनके ऊपर टूनाजी पांडे से 10 करोड़ रुपए का घूस लेने का आरोप लग गया था, इसलिए उनको वापस भेज दिया गया। लेकिन मनीष वर्मा खास थे, कुछ खास थे, इसीलिए उन्हें अंत तक बिहार में ही रखा गया। अब जब मनीष वर्मा जेडीयू की सदस्यता ले चुके हैं तो कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें विशेष जिम्मेदारी मिलेगी, जेडीयू में फिर से जान आ जाएगी, नीतीश कुमार का उत्तराधिकार मिल चुका है। लेकिन हमारे हिसाब से कोई विशेष बदलाव नहीं आने वाला है, उसकी संभावना कम ही है, हमें तो यही लगता है। और इसके पीछे कई कारण भी है। मनीष वर्मा का नाम तो नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के लोकसभा चुनाव लड़ने में भी आ रहा था। उसकी भी अफवाहें इसी 2024 के लोकसभा चुनाव में खूब चली है कि उन्हें टिकट दिया जा सकता है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। 2 साल तक खूब माहौल बना, अंत में टिकट उसी कौशलेंद्र कुमार को मिल गया। मनीष वर्मा अपने आप को खूब प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस नीतीश कुमार को 25 साल का साथ देने वाले आरसीपी सिंह के हाथों से धोखा मिल चुका है, वो नीतीश कुमार इतना जल्दी किसी पे भी, चाहे वो मनीष वर्मा ही क्यों ना हो, इसे ऐसे किसी आईएएस अधिकारी पर इतना भरोसा तो नहीं करने वाले हैं। वो मनीष वर्मा को अभी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, जेडीयू के भीतर, जेडीयू के बाहर, जेडीयू के अंदर अपनी पकड़ बनाने के। मनीष वर्मा का तो नीतीश कुमार के साथ रिश्ता मैक्सिमम 15 साल पुराना है, जबकि आरसीपी सिंह का 25 साल पुराना था। और इस 15 साल में भी कई बार उतार चढ़ाव आए हैं। संभवतः यही कारण है कि जिस मनीष वर्मा के उड़ीसा में सर्विस जीवन का सबसे बड़ा सफलता उनका उड़ीसा के जल संसाधन विभाग का काम था, उसको बिहार सरकार में कभी जगह नहीं दिया गया। बिहार आने पर जल संसाधन विभाग मनीष वर्मा को कभी नहीं मौका दिया गया वहां पे काम करने के लिए नीतीश कुमार के द्वारा। जबकि इसी दौरान बिहार में इतना बड़ा एम्बिशियस जल, हर घर जल या फिर जल जीवन हरियाली जैसा योजना बिहार में चला है, लेकिन विभाग के एक्सपर्ट मनीष वर्मा को उसमें कोई जगह नहीं दिया गया। जब 2021 में मनीष वर्मा रिटायर हो गए, तब भले ही उनको मानव विकास मिशन के साथ जोड़ करके मनीष वर्मा को नीतीश कुमार का अतिरिक्त परामर्शी के साथ साथ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विभाग भी सौंपा गया, उसका सदस्य बनाया गया था, जिसमें बाढ़ एक महत्वपूर्ण अंग होता है, तो पानी से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन बनाया गया। यही है नीतीश कुमार के काम करने का स्टाइल। जिस व्यक्ति का जो भी सबसे मजबूत पक्ष है उसका इस्तेमाल करो, लेकिन उससे संबंधित जिम्मेदारी उसे कभी नहीं दो, वरना वो अपने मजबूत क्षेत्र में अपना व्यक्तिगत पहचान बना सकता है, जिससे कि सीएम को भी खतरा हो सकता है, जैसे के पाठक ने अपना व्यक्तिगत पहचान बना लिए हैं। और वैसे भी मनीष वर्मा कोई अकेले कुर्मी आईएएस अधिकारी नहीं है, नीतीश कुमार के पास है। पहले भी नीतीश कुमार के पास कई कुर्मी आईएएस अधिकारी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, तब उस समय आईएएस केडी सिन्हा और आईपीएस डीआईजी आशीष रंजन सिन्हा दोनों कुर्मी ही थे। फिर एक और कुर्मी आईएएस अधिकारी मणिपुर त्रिपुरा बैच से जितेंद्र कुमार सिन्हा आए थे, उन्हें बिहार लाया गया। उड़ीसा से मनीष वर्मा के अलावा संजय सिंह को भी लाया गया था और पटना का उन्हें डीएम भी बनाया गया है। जो रवि कुमार डीएम बने थे पटना के, वो भी कुर्मी ही थे। अनुपम कुमार भी
कुर्मी है, आरसीपी सिंह भी कुर्मी है, बहुत सारे कुर्मी एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे ला करके वो काम करा चुके हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तो सदन के भीतर नीतीश कुमार के ऊपर ये आरोप लगा दिया था कि नीतीश कुमार सिर्फ कुर्मी जाति के अधिकारियों के ऊपर मेहरबान रहते हैं, उन्हीं को अपना सेक्रेटरी और बड़े पद देते हैं। इसलिए मनीष वर्मा का कुर्मी होना और उनका पार्टी से जुड़ना कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो आगे भी जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में मनीष वर्मा को जेडीयू के भीतर चाहे जो भी पद मिले, लेकिन इतना तो तय है कि अगले बिहार विधानसभा चुनाव में मनीष वर्मा पार्टी के चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, खास करके तब जब ललन सिंह का पार्टी के ऊपर पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से पकड़ कमजोर पड़ता जा रहा है। आरसीपी सिंह के विपरीत मनीष वर्मा भाषण देने में, चुनावी सभा करने में काफी रुचि लेते हैं, चुनाव लड़ना भी चाहते हैं और कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा का अच्छा सहयोगी भी साबित हो सकते हैं ये। और नीतीश कुमार की तरफ से पावर बैलेंस करने के लिए संजय झा पर लगाम भी करने के लिए अच्छे उपयुक्त व्यक्ति हो सकते हैं, मोहरा हो सकते हैं। पता नहीं आपने गौर किया है या नहीं किया है, लेकिन मनीष वर्मा का भाजपा के साथ सहजता कुछ ज्यादा है, जैसे कि संजय झा का भी भाजपा के साथ सहजता ज्यादा है। आरजेडी की तुलना में, तेजस्वी की तुलना में अधिक सहज है उनके साथ है। याद कीजिएगा, मार्च 2017 में ही मनीष वर्मा का बिहार डेपुटेशन का समय खत्म हो गया था और जुलाई 2017 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। तो मार्च से लेकर के जुलाई तक कैसे ये बिहार में बने रहे थे, जबकि इनका एक्सटेंशन खत्म होने के बाद जो एप्लीकेशन देना होता है बने रहने के लिए, एक्सटेंशन के लिए, वो 3 महीने पहले होता है। तो अगर इनका मार्च में खत्म हो रहा था तो ये दिसंबर में ही एप्लीकेशन दे दिए थे और 17 मार्च को तो लेटर भी इनका निकल गया था मनीष वर्मा का एक्सटेंशन एक्सेप्ट होने का। तो जब इनका एक्सटेंशन मार्च 2017 में ही एक्सेप्ट हो चुका है और सरकार बदली है जुलाई 2017 में, तो फिर किस कारण से, किसने लॉबी किया था इनको बिहार रोकने के लिए? क्योंकि मार्च में तो मोदी सरकार को नहीं पता था कि नीतीश कुमार आने वाले हैं, आ ही जाएंगे, 100% आ जाएंगे। और अगर उन्हें नहीं पता था तो फिर उन्होंने मनीष वर्मा को कैसे एक्सटेंशन दे दिया, एक ऐसे अधिकारी को एक्सटेंशन दे दिया जिसने भाजपा के खिलाफ बहुत काम किया था 2014 के चुनाव में। संभवतः भाजपा और मोदी सरकार को नीतीश कुमार से अधिक भरोसा था मनीष वर्मा पर। कौन जानता है, संभवतः मोदी सरकार मनीष वर्मा को मार्च 2017 में ही बिहार में रहने का एक्सटेंशन इस उम्मीद से एक्सटेंशन दे दिया था कि मनीष वर्मा भी नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने के लिए कन्विंस करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर आप मनीष वर्मा के मार्च 2017 वाला डॉक्यूमेंट, जो एक्सटेंशन लेटर है, उसे पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक्सटेंशन मनीष वर्मा को स्पेशल केस में मिला है, ये नॉर्मल केस में नहीं मिला है, विशेष परिस्थिति में मिल रहा है। और वो विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है? वो विशेष परिस्थिति यही हो सकती है कि नीतीश कुमार को एनडीए में लाने का प्रयास किया जाए मनीष वर्मा के द्वारा। वरना जिस मनीष वर्मा के कारण भाजपा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार चुकी थी 2014 में, उसे बिहार में एक पल भी क्यों रुकने के लिए डेपुटेशन पर रहने देती मोदी सरकार? और वो भी तब जब मोदी सरकार को पता था कि साल 2019 में 2 साल के भीतर लोकसभा का चुनाव होना था। अब ये संभावित कहानी जो हमने आपको बताया है उनके डेपुटेशन का, एनडीए के साथ, भाजपा के साथ संबंध में का, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन दाल में कुछ काला तो जरूर नजर आ रहा है। अब फिर से संजय झा और मनीष वर्मा एक साथ जेडीयू में मजबूत हो रहे हैं और दोनों के दोनों बीजेपी के करीब हैं, बीजेपी से ज़्यादा सहज हैं। कुछ न कुछ तो कहानी है जो हम आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही हमें समझ में आएगा हम आपको ही बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा न्यूज़ हंटर के साथ। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।